दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। ये वीडियो देखने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक, धर्म और किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते हैं। हम आप लोगों तक वही लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि आप लोगों तक भेजी जाने वाली इंफॉर्मेशन सही है। तो आइए चलते हैं योगी आदित्यनाथ जी के जीवन की ओर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आपने कई बार उत्तर प्रदेश की राजनीति की खबरों में जरूर सुना होगा। उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। हम इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ के प्रारंभिक जीवन, राजनैतिक जीवन, परिवार और मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का नाम वैसे तो कई बार सुर्खियों में रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको सुर्खियों में तब देखा गया जब उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया था। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। सन 19 मार्च 2017 रविवार के दिन उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान अपने हाथों में ली थी। सबसे पहले सन 1998 में भारत के 12वें लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सबसे कम उम्र में सांसद के रूप में शपथ ली थी। तब उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ कुल 273 सीट जीतकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली। योगी जी ने 25 मार्च 2022 को दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस वर्ष के चुनाव में इनको कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन योगी जी और इनकी पार्टी ने मिलकर विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया और यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ली। योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत है। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी है। इनके परिवार में इनके 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पर हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद योगी ने गणित में एमएससी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया, पर राम मंदिर में हो रहे आंदोलन के कारण इनका मन विचलित हो गया और इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया। वैसे तो इनका राजनैतिक जीवन बचपन में ही शुरू हो गया था। कॉलेज में इनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में की जाने लगी थी। इसलिए इन्होंने छात्र चुनाव संघ में लड़ने की योजना बनाई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनको टिकट नहीं दी, जिसके चलते योगी ने निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन भरा, जिसमें सन 1992 में यह चुनाव हार गए। मात्र 22 वर्ष की उम्र में योगी ने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। संन्यास जीवन शुरू करने के लिए योगी ने महंत अवैद्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद योगी ने घर त्यागने और परिवार त्यागने के बाद देश सेवा और समाज सेवा करने का संकल्प लिया। सन 15 फरवरी 1994 को मनहत अवैद्यनाथ ने योगी को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत बनाया गया और नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार
मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। जैसा कि दोस्तों हम आपको पहले भी बताया है कि योगी जी के पिता एक फॉरेस्ट रेंजर और गोरखनाथ मंदिर के महंत थे और उनका शुभ नाम श्री आनंद सिंह बिष्ट था। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट संचालन का भी काम किया था। अप्रैल 2020 में दिल्ली AIIMS में 40 दिनों तक दाखिल रहने के बाद 89 वर्ष की उम्र में आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया था। दिल्ली के बाद बिहार में अपनी हार के चलते भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई जिसमें RSS के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस सभा में संतों ने यह बात कही कि 1992 में जब संतों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया था तब ढांचा तोड़ दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में भी आया तो भी मुलायम या मायावती के रहते राम मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति में हर धर्म के लोग इस मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, जिसके चलते यह लोगों का आस्था का केंद्र बना और महंत दिग्विजय नाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया, जिसके बाद महंत अवैद्यनाथ ने इसको आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ ने निजी सेना के रूप में एक संगठन बनाया जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी संगठन है। इस संगठन की आधारशिला सन 2002 में रखी गई थी। इस संगठन का मुख्य कार्य ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्रवादी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। हिंदू युवा वाहिनी के इन्हीं कामों से गोरखपुर में शांति बढ़ने लगी है और वहीं दंगों की संख्या में भी कमी आने लगी है, जिससे गोरखपुर के लोगों का योगी आदित्यनाथ पर विश्वास बढ़ने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि योगी 2014 के चुनाव में 3 लाख के अधिक वोटों से जीते। वहां की जनता योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे अहम फैसले लिए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य फैसलों, उपलब्धियां की जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करवाया। एंटी रोमियो का अभियान चलाया, जिसके चलते महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी। छोटे किसानों का कर्जा माफ किया। उत्तर प्रदेश में माफिया का सफाया कराया और अपराधियों की अवैध संपत्ति को सीज किया। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराने में अहम भूमिका निभाई। करीब 500 सालों के बाद देश दुनिया में हिंदुओं के आराध्य श्री पुरुषोत्तम राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से करवाया। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और पहचान छुपाकर महिलाओं के साथ छल करके शादी करने वालों के खिलाफ योगी ने कड़ा कानून बनाया। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे कोरोना पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में आ रहे निवेश को लेकर योगी जी ने कहा कि कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें देश की पहली डिस्प्ले यूनिट और डाटा सेंटर पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का 1.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की है। विद्युत क्षेत्र में काफी काम हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उनके कार्यकाल में जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसीलों में 20-22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 16-18 घंटों की बिजली आपूर्ति की जा रही है। 1.21 लाख गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम राज्य सरकार द्वारा किया गया है। पर्यटन और धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करना, गंगा नदी की सफाई,
राम मंदिर निर्माण आदि पर्यटन स्थलों में काफी सुधार किया है और जहां नवनिर्माण की जरूरत थी वह फिर से निर्माण करवाया गया है। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल उत्तर प्रदेश में 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का काम चल रहा है। इनके कार्यकाल में कई एक्सप्रेसवे, मेट्रो आदि के काम भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फैले भ्रष्टाचार, अराजकता, जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली और माओवादी जैसे हिंसा पर नकेल कसनी शुरू कर दी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक शांति फैल रही है। श्री योगी आदित्यनाथ। अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने अभी जो बात यहाँ पर कही है और मुझे अच्छा लगा कि लालू जी आज उनका समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए भले ही उन्होंने समर्थन न किया हो, लेकिन आज समर्थन कर रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन मुद्दों की ओर जो आज भी सदन की मर्यादा के विरुद्ध यहाँ पर बातें हो रही हैं और किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा पूरे देश को। अयोध्या में 3 प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं, पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी। और महोदया, उसी परंपरा के अनुसार 84 कोसी परिक्रमा देश के संतों ने प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 10,000 संतों ने वहां पर तय किया था और उसी के अनुसार परिक्रमा का यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ था। महोदया, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के बाद स्थगनादेश दिया है, उससे 25-30 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद के मखोड़ा नामक स्थान से, जहां पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उस स्थान से इस परिक्रमा यात्रा को प्रारंभ होना था और विशुद्ध धार्मिक यात्रा थी। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बिल्कुल 200-250 संतों को इस यात्रा में चलना था और 13 सितंबर तक ये 20 दिन की यात्रा है। लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रहार किया है, महोदय, पहली बार देखने को मिला है कि लगभग 2000 से अधिक संतों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी तरह अपमानित किया गया है। यहां तक कि अयोध्या जी में सरयू जी का स्नान करने वाले जो संत ऐसे हैं जो केवल सरयू जी का स्नान करते हैं, उसी का जल का ग्रहण करते हैं, उन्हें वहां सरयू जी का पूजन नहीं करने दिया गया, स्नान नहीं करने दिया गया, जबरन उठा करके बंद कर दिया गया, उन पर लाठियां चलाई गई हैं, पूरी तरीके से अपमानित करके। सबसे पहले तो सरकार ने हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन किया है। दूसरा, जहां तक स्थगन आदेश की बात है, मैं याद दिलाना चाहूंगा, इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले उन सभी दलों को 1994 में कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था और ये कहा था कि अगर तय हो जाएगा कि अयोध्या में विवादित जो ढांचा था वह ढांचा किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया है तो हिंदू भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा। आखिर यह साबित हो चुका है। अयोध्या में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ की पूर्ण पीठ ने जो फैसला दिया है, उसमें तीनों जजेस ने एक स्वर से कहा है कि विवादित भूमि ही राम जन्मभूमि है और जब विवादित भूमि राम जन्मभूमि है तो फिर उसके लिए कानून बनाने की मांग इस देश का संत समाज कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। हम अपने हक को मांग रहे हैं और हम यही मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कानून इस सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उस समय दाखिल किया था और उसी क्रम में हम मांग कर रहे हैं। और संतों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उनके धार्मिक यात्रा को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं।
और बेवकूफ बना करके समाजवाद के नाम पर समाज को बेवकूफ बना करके सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। मोदी एक वर्ष में 30 बड़े-बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात इस सरकार कर रही है? कि आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को कब्रिस्तान के नाम पर आवंटित कर रहा है, कौन सी परंपरा का हिस्सा है? जिस प्रकार से वहां के गरीबों, वहां के पिछड़ी जाति, वहां के अनुसूचित जाति के हकों पर डकैती डला करके यह सरकार जिस प्रकार से जंगल राज कायम की उत्तर प्रदेश के अंदर, आखिर वो किस परंपरा का हिस्सा है? और इसीलिए मैं आज के इस माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है, संतों को अपमानित किया है। इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार से मैं ये मांग करूंगा, ये सरकार लड़ाने का कार्य कर रही है, यह केवल मुस्लिम जिहादी आतंकवाद को प्रश्रय दे करके हिंदुओं को अपमानित करके संतों का अपमान करना चाहती है। और इसीलिए 84 कोसी परिक्रमा को इसने रोका है। मोदिया, जितनी फोर्स वहां लगाई गई उसका दशांश भी मोदिया उसका केवल दशांश भी केवल सुरक्षा के लिए देखी। 200-250 संत अपनी धार्मिक यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से निकालते। इस सरकार ने यात्रा पर रोक लगा करके उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को पीड़ित किया है, अपमानित किया है, उनको परेशान किया है। और यही नहीं, यह सरकार लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं